तो आज से हम लोग अपने क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना जरूरी है ना, हर एक सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलेंगे और हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट हम बना करके रखेंगे। जैसे हिस्ट्री का अलग होगा, पॉलिटिकल साइंस का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा। तो अब वहां जाकर के प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जरूर चेक करना ताकि आपको वीडियो ढूंढने में एकदम परेशानी ना होने पड़े। ठीक है, तो भैया आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, भैया सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा से आता हुआ है, तो इसकी भी शुरुआत कुछ इस तरीके से ही होगी, है ना। तो इसको शुरुआत करने से पहले आप कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। काहे कि भैया जो बताएंगे वो आपको लिखते चलना है, साथ साथ वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स जो है हमारे ब्रह्मास्त्र होते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखते जाइएगा ताकि भैया धुआं धुआं हो जाए सब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भैया पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला चैप्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको नाम से ही पता चल गया कि बात होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और व्हाई एंड हाउ है तो हम समझ गए कि भैया कैसे बना होगा और क्यों हमें चाहिए। ऐसा ही कुछ तो ऐसा ही, मतलब हम सीन समझ गए कि ऐसा कुछ होने वाला है चैप्टर में। चलिए तो देखिए, अभी तक 10 तक आप जो भी सिविक्स में पढ़ते आए हैं, सोशल साइंस में पढ़ते आए हैं, तो हमेशा से हमारे पास दो चीजें, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, यही सब ऐसे चीजें धीरे धीरे करके के क्लास पढ़ते गए और ज्यादा गहराइयों में हम घुसते चले गए। यही तो होता है हमारे साथ, है ना। तो थोड़ा सा यहां पर आकर के देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का तो सिंपल से सबको मतलब पता है कि एक किताब है जिसमें बहुत सारे नियम कानून दिए हुए हैं जिसको सबको पालन करना है, और नहीं पालन करोगे तो भैया पुलिस मार के डंडा ले जाएगी, है ना। आपका भैया वहां चक्की पे सवाएगी ससुराल बंद कर करके। तो ऐसा कुछ कहानी है ये, तो हमें सिंपल सा पता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी तक तो भैया हम लोग छोटे क्लास में थे तो हमको इतना बस बता दिया जाता कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है, इसका मतलब ये। लेकिन यहां से हमको थोड़ा सा सोचना शुरुआत किया जाएगा कि भैया एक बात बताओ, हम जीवन जी रहे हैं, इंसान हैं, अपना मन मर्जी का सब कुछ है, तो हम एक किताब का बात क्यों माने? एक ऐसा किताब जिसपे कोई कुछ लिख के चला गया है, हम उसका बात क्यों माने कि भैया इसमें लिखा है कि ये करना, इसमें लिखा है वो करना। तो ये हमें सोचना यहाँ से मजबूर करता है। हम सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ही का घर है, अब आप ही के घर में आप लोग मम्मी पापा का बात मानते हैं, कुछ मना करेंगे तो नहीं करते हैं, कुछ कहेंगे तो करते हैं ना, परमिशन ले लेके करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। अब वहीं पे हम आपके घर जाए, आपको पर्ची थमा दे कि देखो यही पालन करना, नहीं पालन करोगे तो हम तुमको जेल भेज देंगे, है ना, कुटैया करवाएंगे तुम्हारा, सुबह 6 बजे से पहले उठोगे, रात में 8 बजे के बाहर 7 बजे के बाद नहीं निकलोगे, मोबाइल नहीं यूज करोगे, ये तमाम तरीके की चीजें हमको लिस्ट बना के दे देंगे। तो आपके मन में आएगा कि अरे हाई देखा ही कौन है ससुरा, इसका बात हम काहे माने, ये हमको जो लिख के दिया ये हम काहे माने, तुम्हारा बात, होते कौन हो तुम, ऐसा आएगा ना अंदर से। तो बस वही चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो हम देखेंगे ही कि क्या है कैसे है, चलो ठीक अच्छी बात है, लेकिन फिर हम देखेंगे कि हमें जरूरत क्या है, उससे हमें फायदा क्या है ना भैया। क्यों माने हम कुछ लोगों का बात जो कुछ लिख करके एक किताब पे चले गए हैं, उससे पूरा देश चलाया जा रहा है, इतना बड़ा देश उससे चलाया जा रहा है एक किताब में लिखी हुई कुछ बातों से, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर पूरी चर्चा होने वाली है। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अभी तक तो तुमको ये पता ही है कि भैया अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स विच इज यूज्ड टू गवर्न अ स्टेट। इतना तो हमें पता ही है कि एक भैया एक किताब है, उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारे पॉलिसी, सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से तुमको एक देश चलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आदमी अपना बेस्ट जी रहा है कि नहीं, मस्त जी रहा है, खा रहा है, किसी से मतलब रखो नहीं रखो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तक जैसे 9-10 में तुमने मोनार्किज्म पढ़ा होगा, मोनार्की वाला बात कर रहा होगा, देखते थे कि नहीं, वो गिलोटीन से कटवा देता था, कैसा कैसा, जो कुछ बोले उसको गर्दन उड़ा देते थे सब, जो कुछ बोले उसको फांसी चढ़ा दो, गला काट दो, ये कर दो, जेल भेज दो, ऐसा सिचुएशन था। तो अब भैया उससे हम आज के समय में इस तरीके से जी रहे हैं, इस तरीके से जी रहे हैं किसकी वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, है ना। तो भैया क्या क्या चीजें हैं, हमें क्यों जरूरत है, जरूरत तो बहुत है भैया, बिना इसके कैसे जिएंगे। अरे सब लगेंगे सब एक दूसरे का, जो जिसके हाथ में ताकत रहेगा वो तो लगेगा भैया राज करने, लेकिन इसकी जरूरत क्या है ये तो हमें पता है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या किस्सा है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन भैया सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड लॉज on which a polity and governing system of that state has to work। हाँ हमें पता है, एक ऐसा किस्सा है, एक ऐसा रूल और नियम का किताब है जिसको सबको मानना है। अब यहाँ पर कुछ प्रकार के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन,
कुछ टाइप्स दी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ प्रकार के होते हैं भैया। यहां पर 4 प्रकार हमें दिए हैं। कौन कौन से? रिटेन, अनरिटेन, फ्लेक्सिबल और रिजिड। रिटेन अनरिटेन तो हम पकड़ लिए कि चलो एक तो लिखा हुआ है, एक बिना लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा रिजिड और फ्लेक्सिबल क्या है? रिजिड का सिंपल सा मतलब है पत्थर की लकीर टाइप, कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा नियम कानून बना दिया गया है। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से कह दो ना तो वो मोनार्की के समय चलता था। नहीं कहते थे कि राजा ने कुछ आदेश दे दिया है तो उसका पालन करना ही पड़ेगा, उसको इनकार नहीं कर सकते, करोगे तो गर्दन उड़ा देगा राजा, है ना, ऐसा कुछ कहानी था। तो रिजिड का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अगर एक बार बना दिया गया तो आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। एक तरीके से पत्थर की लकीर कह लो, है ना, कि भैया कुछ भी अगर उसमें लिखा गया है तो उसमें चेंजेस बहुत ही मतलब ना के बराबर समझ लो नहीं किया जा सकता। और दूसरा है फ्लेक्सिबल, ठीक उल्टा, कि चलो कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है आसानी से, है ना, कि चलो हाँ भैया कुछ भी समय के हिसाब से कुछ कुछ जरूरतें बदलती गई, आदमी उस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करता चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो बदलाव हो जाएगा फ्लेक्सिबल में, लेकिन रिजिड में भैया बदलाव का उम्मीद बहुत कम है। तो ये सब अभी तक बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितने प्रकार है। बेसिकली ये सब हम लोग जानते हैं, हमारे दिमाग में पहले से ही है, क्योंकि हम बहुत पहले से सारी चीजें ये दोनों चीज पढ़ते आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। अब जो मेन मुद्दा हमारे इस चैप्टर का स्टार्ट होता है इस वजह से, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसी चीज से हमारा जो मेन चैप्टर है एक तरीके से स्टार्ट होता है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक ऐसे किताब की कि जिसकी हम बात मान रहे हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों है, क्यों हमें किसी चीज की जरूरत है। अगर जब भी ये सवाल आता है, जैसा कि अगर हम आज के समय बात करें कि आपको क्यों एक बाइक की जरूरत है, आपको क्यों एक 4 व्हीलर की जरूरत है, आपको क्यों एक कार की जरूरत है, तो बेसिकली आप ये कहोगे कि भैया कार से मजा आता है, धूप नहीं लगता है, फुल ऑन एसी में रहते हैं, अरे क्या भौकाल अलग, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। बेसिकली हम उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर हमें बाइक की जरूरत क्यों है, तो वो बाइक करती क्या है, उससे होता क्या है, उसके फंक्शन क्या क्या है। ये सारी चीजों को अगर आप समझ गए तो आप बेसिकली समझ गए कि हमें उस चीज की जरूरत क्या है ना। भैया आज के समय में हमें मोबाइल की क्यों जरूरत है? अरे यार दूसरों से बात करना है, तमाम सारी चीजें देखना है, बहुत मददगार साबित होती है, इसके फंक्शन हम लोग समझ रहे हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, तो हम उसके क्या देख लेंगे, फंक्शन देख लेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, इससे होता क्या है हमारे ऊपर, हमें हमारा ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है इस चीज का। अगर हम लोग ये समझ लेंगे तो एक तरीके से हम पकड़ लिए कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। तो एक एक पॉइंट पे तो हम लोग इसके फंक्शन पे अच्छे से बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ओवरव्यू दें, आपको तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, एक किताब है जिसपे सारी चीजें लिखी हुई हैं जिसका हम लोग पालन करते हैं, ठीक है। तो उस चीज की हमें जरूरत क्या, अगर हम ये ऐसा बात करें तो ओवरव्यू आपको समझाते हैं। राजा का समय आप जानते हैं कि पहले राजा के समय कैसा सिचुएशन हुआ करता था, जब मोनार्किज्म चलता था तो कैसा सिचुएशन हुआ करता था। आपके दिमाग में तो यही बात है कि जब राजा का शासन चलता था, आखिरकार हमें इस चीज की जरूरत पड़ी तो पड़ी, क्यों पड़ी इसकी जरूरत? जब राजा के समय चलता था तो भैया लोगों पे बहुत अत्याचार होता था, राजा सब अपने मनमानी करता था, जो उसका मन है वो करता था, लोगों को परेशान करता था, लोग अपना खुल के जीवन जी नहीं पाते थे, लोग बधुआ मजदूरी करते थे, राजा के खिलाफ जो भी कुछ बोल देता था, अगर राजा गलत कर रहा है तो वो उसे मरवा देता था। मतलब पूरा का पूरा परेशान कर करके उनके ऊपर शासन करता था, एकदम अत्याचार करता था, राज करता था। मतलब बहुत ही दिक्कत थी हमारे सोसाइटी में। ये सारी चीजें आपको पता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो है कि आप इमेजिन तो कर ही लोगे कि राजा के समय कैसी सिचुएशन थी। लोग आजाद नहीं थे, खुल के अपनी जिंदगी नहीं जीते थे, जो राजा कहता था करता था, वो सारी चीजें होती थी। तो भैया कब तक कोई किसी चीज को सहेगा? राजा का मार, राजा का डांट, राजा का बात, ये सारी चीजें कब तक कोई पालन करेगा? नहीं ना, एक समय आने के बाद तो यार हम कितना किसी का सहेंगे। तो इस चीज के वजह से ये, ताकि आज के बाद कभी ऐसा सिचुएशन ना बने कि राजा लोग आकर शासन करने लगे, मार काट होने लगे, जो कहे हमें दूसरों की बात, दूसरों के अधीन रहना पड़े, दूसरों की बंदी बन करके रहना पड़े, ऐसा सिचुएशन नहीं बने। इसलिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ताकि कोई एक बंदा आकर के हमारे ऊपर राज ना करने लगे, पावर किसी एक बंदे के पास ना चली जाए, नहीं तो भैया वो तो पूरा ले बीतेगा। समझ गए? तो हमको तो पता है राजा लोगों का कैसा समय चलता था और हम कैसे परेशान हुआ करते थे, ठीक है। तो वही चीज ना हो, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है।
हमने सारा अभी क्लास 9-10 में, अगर आप लोगों को हल्का फुल्का रेवोल्यूशन के बारे में याद होगा तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह सारे बंदे परेशान थे, राजा लोग इतना उनको अत्याचार करते थे, यही सब करते थे। तो वो अब से ना हो, आम लोग भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी सके, सबका समान अधिकार हो, इसी चीज के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है जिसका पालन हर एक लोग करे, चाहे वो राजा का बेटा हो, राजा हो, चाहे वो एक चपरासी। हमारे यहाँ का ही बात देख लीजिए, एक प्रेसिडेंट से लेकर के ही एक मजदूर तक जो है सारी चीजों का पालन करता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ताकि ऐसा कुछ सिचुएशन ना बन जाए कि फिर से कोई हमारे ऊपर राज करने लगे। तो ये तो फंडा हमें क्लियर है कि हमें क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अब दूसरी पहलू इसका ये देखते हैं, सिंपल से बात बताओ, अगर कोई ही नियम कानून ही ना रह जाए, कुछ भी नियम कानून ही नहीं रह जाए, कोई किसी के सुनने वाला नहीं है, तो आज के समय में भी जो जितना ताकतवर होगा, बलशाली होगा, वो लगेगा दूसरों को हड़काने, दूसरों को परेशान करने, दूसरों पे राज करने। मार काट होगा, कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को कर दिया, कुछ भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, पूरा खत्म हो जाएगा एक तरीके से पूरी सोसाइटी। अगर आप ही के समय में देखा जाए, आप ही के सिचुएशन में अगर देखा जाए, आप ही का क्लास है, एक तरीके से भैया सारे बच्चों की बात मान करके अगर पूरे स्कूल को चलाया जाएगा तो वो स्कूल तो 2 मिनट में बंद हो जाएगा। कोई कहेगा कि पूरा गेम पीरियड चला दो, कोई कहेगा कि टॉपर कहेगा कि रे भैया आज एग्जाम है, आज करवा दो, आज ही एग्जाम करवा दो हमको, आज ही टॉपर बन गए, कल हमको न्यूज पेपर में हेडिंग चाहिए। तो अगर एक स्कूल का एग्जाम्पल लें तो स्कूल कैसे चले वो हम पूरे बच्चों के ऊपर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई सबका अलग अलग सोच है। वैसे ही हमारे इंडिया में भी, हमारे देश का ही बात है, तो सबका अलग अलग सोच है, हम सबके सोच के ऊपर पूरा देश नहीं चला सकते। तो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, एक ऐसे नियम कानून कायदे की जरूरत पड़ी जिसका सब लोग पालन करें, ताकि ये सारी चीजें हो सकेंगे। जो 1 2 3 4 5 चीज देख रहे हो ना, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीजें हो सके, और ये सारी चीजें जब होंगी तो हमारा जो जीवन है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम इक्वली जी सकते हैं, खुल के जी सकते हैं, अपना जीवन जो है बहुत ही आराम से चला सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो ये हो गया सिंपल सा मुद्दा, कंसेप्ट हो गया एक तरीके से, क्यों जरूरत है, ये कहानी हो गई। अब हम थोड़ा सा पॉइंट देख लो, यहाँ पर कुछ पॉइंट दी हुई हैं टू प्रोवाइड, ये सारे यही पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन में आता है टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, एक ऐसे बेसिक रूल्स होंगे जो क्या करेंगे, वो नियम कानून कायदा से क्या होगा, मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। भैया कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीजें देख लो, अलाउ अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग सोसाइटी, अलाउ कोऑर्डिनेशन अमंग सोसाइटी एंड एश्योरेंस वाली बात है ना, तो सब हम एक्सप्लेन करेंगे। बशर्ते इसका मतलब ये है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। रिलीजन की बात कर लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब तमाम तरीके के रिलीजन हैं, सबके अपने अलग अलग सोच हैं, ठीक है, सबके अपने अलग अलग सोच। अगर हम सबकी बात करेंगे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा भैया, सब एक दूसरे में लड़ भिड़ करके मर जाएंगे। अगर ऐसा कुछ चीज ना हो, तो ये सारी चीजें ना हो, कोऑर्डिनेशन आदमी का बना रहे, इसलिए इसकी जरूरत है। दूसरा, टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कि भैया ये चीज बताता है हमें कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ऐसा तो नहीं, पहले क्या होता था, राजा के समय में राजा का बेटा तुरंत राजा बन जाता था, घोषित कर दिया जाता था कि ये अमृत बाहुबली है भैया आपके होने वाले राजा। चलो अब इनके पिताजी का सुने, अब इनके बेटे जी का भी सुनोगे। तो ऐसा ना हो सके, एक गवर्नमेंट जो है, अगर सिंपल सी बात, अगर कोई भी ऐसे गवर्नमेंट बन जाएगा तो वो तो अपनी मनमानी करेगा। हम हमेशा से भी हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हुए आए हैं, हर जगह हमने यही किस्सा देखा है कि जिसके पास ताकत आ जाती थी वो अपना मनमानी करता था। सिंपल सी बात है। अगर आपके क्लास में ही, अगर जैसे मॉनिटर की ही बात कर लो, तो अगर आपके क्लास के मॉनिटर के पास पावर आ जाती थी, प्रिंसिपल ये लिख करके दे देते थे कि जो बच्चा बदमाशी कर रहा है उसका नेम लिख करके हमें दे दो, हम उसको मारेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे, तो वो सबसे अपना बदला लेता था। आन के मन में किसका भी नाम लिख देता था तो वो अपना मनमानी करने लगता था। किसी एक के पास पावर अगर आ जाएगी तो वो मनमानी जरूर करेगा। तो इस चीज के लिए ये चीज लेकर के आए कि भैया गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इलेक्शन से बनेगी। कैसे बनेगी? इलेक्शन से बनेगी। किसके द्वारा? पीपल के ही द्वारा। जो जनता होगी, जनता ही सिलेक्ट करेंगे, ताकि बाद में जाकर के जनता को दिक्कत नहीं हो सके। ये सारी बात हम करेंगे अभी। अच्छा, उसके बाद हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। वही बात कि कौन है वो जिसके पास वो पावर रहेगा कि वो डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके। आपके स्कूल में पावर प्रिंसिपल के पास रहता है, वो जो चीज चाहे वही चीज डिसाइड करते हैं उस स्कूल के बारे में। अगर हर एक टीचर को पावर दे दिया जाए, जैसे आपके गेम के टीचर होंगे, आपके हिस्ट्री के टीचर होंगे, आपके मैथ्स के टीचर होंगे, आपके साइंस के टीचर होंगे, अगर सबको अपना अलग अलग सबको पावर दे दिया जाए तो साइंस वाले तो आपको लैबोरेटरी में ही बैठाए रह जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करवाते रह जाएंगे। गेम वाले आपको फील्ड में ही दौड़ा दौड़ा के मार डालेंगे।
हिस्ट्री वाले आपको बस इतिहास पढ़ाते पढ़ाते ही मार डालेंगे, लेकिन प्रिंसिपल है, जो एक प्रिंसिपल है वो ये तय करके रखते हैं, सबको भैया मेंटेन करके रखते हैं कि कौन क्या करेगा, है ना। तो पावर भैया किसके पास रहेगी, किसके पास पावर रहेगी ताकि वो गलत ना करके दे, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। वो सब हम बात करेंगे, देखो बार बार मैं कह रहा हूं। उसके बाद टू ले सम लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट, क्या भैया देखे ना कि अगर हम इसको पावर भी दे रहे हैं, हम इसको पावर भी दे रहे हैं, इसको हम पूरा डिसीजन मेकिंग का पावर दे रहे हैं कि तुम कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एक क्राइटेरिया में रह करके करोगे। ये नहीं कहोगे कि भैया इतने लोगों को मार डालो तो तुम्हारे पालन का जो है तुम आदेश दोगे तो उसका पालन होगा, नहीं। एक कायदे में हो तुम, एक लिमिटेशन में हो तुम कि तुम औकात से ज्यादा कुछ भी जो है डिसीजन नहीं ले सको, ठीक है। इस चीज के लिए भी उसमें लिमिटेशन भी लगा देती है। अच्छा जी, किस लिए लगाती है कि गारंटिंग राइट्स टू सिटीजन्स, हर जगह ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए है भैया कि जो सिटीजन हैं, जो बंदे हैं, जो आदमी है ना, जो पीपल हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, किसी पर्टिकुलर स्टेट के, उनका मौलिक अधिकार नहीं छीना जाए, उनका जो अधिकार है, उनका जो राइट है, उनको दबाया ना जाए सोसाइटी में, वो भी खुल करके जी पाएं, उतना ही जीवन जी पाएं जो कि कोई दूसरा जी पा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक यही सिचुएशन राजा के समय ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो जीवन एक राजा जीता था वो जीवन एक मजदूर नहीं जीता था। राजा जो कहता था, राजा का जो डोमिनेंस था वो हमेशा एक मजदूर पे रहता था, परेशान करते थे, सब बात मनवाते थे, तो कोई खुल करके जीता नहीं था। तो ये चीज ना हो सके, ये राजा वाला सिस्टम ना हो सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें तो आ गई कि जरूरत क्या है इस चीज की, ठीक है, पकड़ लिया ये सारी बात को। अब हम इसके कुछ फंक्शन देखते हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अगर आपको एक मोटरसाइकिल, अगर एक आपको कार की जरूरत है तो उसकी जरूरत क्यों है वो आप फंक्शन से ही डिसाइड करेंगे कि भैया उससे होता क्या है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डीप में देखते हैं, इसके सारे फंक्शंस के बारे में कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है और इसके फंक्शन क्या क्या है, ये करता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो किताब है ना वो करती क्या है। देखो बात तो हमें पता है, बात आपको भी पता है क्या करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको अच्छे तरीके से देखो। सबसे पहला है इट अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इट अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अगर हमको अगर सिंपल से आपको एक्सप्लेन करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, तमाम तरीके की डाइवर्सिटीज हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, जहां लोग बहुत ज्यादा, लोगों की एक खोपड़ी बहुत ज्यादा, अब भैया उनका खोपड़ी उतना तो उनका सोचने का अलग ही अलग नेचर होगा। जरूरी तो है नहीं कि सब एक तरीके का सोचे, सब अलग अलग सोचेंगे। कोई सोचेगा कि ये हो जाए, सब अपना भला ही सोचेंगे कि अरे यार ऐसा नहीं, मतलब सब अपने ही बारे में, सब अपना मनमानी करना सोचेंगे। तो भैया जब इतने सारे लोग, सबका अलग अलग सोच, सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई किसी का बात नहीं मानेगा तो झगड़ा होगा, कोई किसी का अगर बात नहीं मानेगा तो निश्चित है झगड़ा होगा, तो बहुत ज्यादा दंगा होगा। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए सिंपल सी बात है यार, सबकी अलग अलग सोच है, सब कुछ ना कुछ चाहते ही हैं, तो इसको कम करने के लिए एक नियम कानून कायदा ला दिया गया कि सब इस बात को मानो। क्या है, चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम किसी रिलीजन के हो, चाहे तुम किसी कास्ट के हो, कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे कैसे भी हो, तुमको ये बात माननी पड़ेगी। एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है जिसके दायरे में रह करके ही आपको काम करना है। ये सारी बात को, सारे नियम कानून को आपको मानना है, ठीक है। तो इसीलिए तो सबसे पहला जो पॉइंट है टू अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस वाली बात, ओवरकम पावर, ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड रूल्स आर सेम फॉर ऑल मेंबर्स। यानी कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ऐसे नियम कानून लाती है ताकि भैया सबके अधिकार जो है वो बराबर हो सके। कोई ये ना कह दे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे छोटे हैं, नहीं, ऐसा सिचुएशन ना हो सके। सबसे पहली बात, सब लोग इक्वल रहेंगे, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, सब लोग समान जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए भैया सारे मेंबर्स के लिए, हर एक लोगों के लिए रूल्स सेम होंगे। सुना है ना भैया, नियम हमेशा सेम होंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो फंक्शन है, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस का बात क्लियर हो गया कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, तो लोगों के सोच बहुत ज्यादा, लोगों की चाहतें बहुत ज्यादा, लोग कुछ ना कुछ चाहेंगे, इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो ऐसा चीज नहीं हो सके, हम एक नियम कानून ला देंगे कि भैया सब लोग इस चीज का पालन करो ताकि ऐसा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो सके। दूसरा बात है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। क्या भैया, डिसीजन मेकिंग पावर की अगर एक समाज है तो वहां पर डिसीजन लेना ही पड़ेगा यार कुछ ना कुछ का। अब सब लोग अलग अलग डिसीजन तो ले नहीं सकते। पता चलेगा एक बोलेगा कि पाकिस्तान को आज ही उड़ा दो,
तो कहेगा नहीं 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 अरे यार हमारा दोस्त है, इंसानियत के नाते ऐसा मत करो। कोई कहेगा कि चाइना को आज ही उड़ा दो, परमाणु बम का हमला कर दो। सबका अलग अलग सोच है, नहीं देखते हो आज के समय में भी सोशल मीडिया पे सबके अपने अलग अलग राय हैं। अगर आप सोशल मीडिया उठा करके देखें, कुछ भी देखें, फेसबुक पे जाके कुछ भी देखें, सबके अपने अलग अलग राय हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो अगर डिसीजन उन्हीं को दे दिया जाए कि तुम ही लोग डिसाइड करो क्या करना चाहिए, तब तो सब चौपट हो जाएगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये चीज ऐसा नहीं हो सके, इसलिए क्या होता है भैया, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसका नाम गवर्नमेंट है, जिसके पास पावर रहता है कि वो कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले सके। किसमें? ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम में। क्या? इट स्पेसिफाई हु हैज पावर टू टेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। हमने यहां पर एक और शर्त रख दी कि इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड वाली भी बात आ गई। यानी कि एक समाज में कौन डिसीजन लेगा, उसका पावर तो एक बंदे के पास है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ दूसरी बात ही हम कर देते हैं कि वो बंदा चुना कैसे जाएगा, वो गवर्नमेंट चुनी कैसे जाएगी। यानी कि इलेक्शन के मामले में हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, है ना, तो हम इलेक्ट कर करके ही गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी कि जो जनता है वो जनता ही गवर्नमेंट चुनती है, जो कि उनके तमाम तरीके के डिसीजंस लेती है ना। तो इससे भैया कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं रह जाएगी। अच्छा, अब तीसरी आ जाती है लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब वही बात कि अगर किसी एक के पास अगर पावर आ जाएगी तो वो कुछ ना कुछ दंगा करेगा ही, कुछ ना कुछ दंगल करेगा ही, अपने मनमानी करेगा ही। ये तय है, ह्यूमन का वो नेचर ही है, अब क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट पे। क्या है भैया? लिमिटेशंस हैं कि भैया तुमको अगर पावर हम दिए हैं ना, तो तुम भी अपने कायदे में रहोगे। ये नहीं कि अपने कायदे से बाहर जाकर के कुछ भी कर लो तुम, ऐसा नहीं है। आप भी अपने एक पर्टिकुलर लिमिट में रहोगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का एग्जांपल है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है भैया? सेट लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। सिंपल सी बात है, राजा के समय क्या कहानी था, सारा अधिकार सारा पावर राजा के पास हुआ करता था, तो राजा अपनी मनमानी करता था। लेकिन वही चीज फिर से ना हो जाए, क्योंकि हम गवर्नमेंट को भी तो पावर दे रहे हैं एक तरीके से, वो भी तो राजा हुआ। लेकिन यहां पर हम ये उसको एक लिमिट में रख दे रहे हैं, एक लिमिट में रख दे रहे हैं कि इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। हर एक नागरिक का भी अधिकार है, हर एक बंदे का भी अधिकार है, उसका अधिकार वॉयलेट ना हो जाए, उसका अधिकार कहीं भंग ना हो जाए। इसके वजह से ही गवर्नमेंट को भी एक लिमिट में ही रखा जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है? एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ सोसाइटी। अगर हम इसकी बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय का माहौल कुछ और रहा होगा। जिस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस पर्टिकुलर समय का कुछ तो कुछ माहौल अलग होगा। आज के समय में माहौल बदल गया, डेवलपमेंट हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, हर चीज बदल रही है। तो जरूरी तो हो ना कि अगर वो कितने साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग बना करके चले गए वो आज भी काम करे, आज भी वही सारा सिचुएशन हो, आज भी वही वैसा ही कुछ माहौल हो, जरूरी तो है नहीं। तो इसके लिए भैया इसमें ऐसा सिस्टम वो लोग बनाने वाले बहुत ही दिमागदार थे, वो ऐसा सिस्टम ही बना करके गए हैं कि समय के साथ साथ आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। समय के साथ साथ कैसा माहौल है सोसाइटी का, उसको देख करके आप चीजें कर सकते हैं, है ना। ताकि ये नहीं हो कि भैया आज का मॉडर्न जमाना है और हम बात कर रहे हैं राजा लोगों के समय का, पुराना ख्यालात वाला, ऐसा ना हो सके। इसलिए ये सोसाइटी के गोल्स को भी देखता है कि समाज किस कंडीशन में है, समाज कैसे चल रहा है, कैसे हो सकता है आज जैसा कहानी हो वो 100 साल बाद जाकर के ना हो, अगले सेंचुरी में ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, हो सकता है। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उस समय भी कारीगर होगा? सोचो, आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो 100 साल बाद भी कारीगर होगा? तो इसके लिए भी तो वहां पर सिस्टम है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहां पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उस समय के ही लोग बना करके चले गए थे। इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो है, अगर आप थोड़ा सा डीप में, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की भी अगर साथ में तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सेकंड चैनल पांडे क्लासेस लॉ पर जाकर के देखेंगे तो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग प्लेलिस्ट ही बना करके रख दिए हैं। वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज पे अलग वीडियो है, डीपीएसपी पे अलग वीडियो है। तो इन डिटेल चीजों को जानना होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आप वहां पर जा सकते हैं, और क्लास 11th का पूरा सिलेबस तो हम यहीं पे देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी होती हैं। डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो लोग उस समय कुछ बना रहे थे ना, तो वो लोगों ने कुछ चीजें तय करके गई थी डीपीएसपी में, जो कि मैं आपको बता देता हूं। वो है क्या कि जैसे कि समाज आगे चल करके बदलेगा ही बदलेगा। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी, उतना पैसा वैसा नहीं था। तो चीजों को कैसे डेवलप किया जाए,
एजुकेशन को कैसे इतना डेवलप करा जाए, तो उस समय अगर वो लोग सारी चीज़ों को एक ही जगह डिसाइड कर देते कि चलो भाई आज से एजुकेशन भी दे दो, ये सुविधा भी दे दो, वो सुविधा भी दे दो, तो उसके लिए पैसा चाहिए था, क्योंकि उस समय हमारे गवर्नमेंट के पास था नहीं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वैसी सही नहीं थी। तो इसलिए डीपीएसपी लेकर के आया गया, जिसके अंदर क्या होता है ना कि चीजें लिख करके तो दे दी गई हैं कि ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये ऐसा चीज होनी चाहिए, है ना, वहां पर पूरा एक चीज लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन वहां पर एक कंडीशन दे दी गई है कि ये सारी चीजों को गवर्नमेंट जब चाहे तब ही लागू कर सकती है। समझ रहे हो? यानी कि यहां पर एक तो फंडामेंटल राइट हो गया, जो कि जरूरी ही है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है, जो भी हो उसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अगर डीपीएसपी की हम बात करें तो उसमें वही सारी चीजें दी होती हैं जो कि गवर्नमेंट अपने से चाह करके, अपने से उसका मन करे तो करेगी, ठीक है। उसमें जैसे कि एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है ना, वुमेन को इंपॉर्टेंस दिया गया है, कई सारी तमाम तरीके की चीजों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसमें भैया पैसा लगता है, चाहे जो भी आर्थिक स्थिति सही होगी तभी वो देश कर पाएगा, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लगा करके रखी गई हैं, ताकि जैसे जैसे समाज विकसित होता चले, जैसे जैसे चीजें बदलती चलें, वैसे वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक तरीके से उस हिसाब से मैनेज करके चलें, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, जो सोसाइटी के गोल्स हैं वो सारी चीजें पूरे हो सके। अब पांचवी चीजें जो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर तीन चीजों के बारे में बात होता है। क्या? पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी। यहां पर यही तीन चीजें होती हैं। अब ये कौन कैसी आइडेंटिटी हैं, क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली नाम से तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल का कुछ हाँ पॉलिटिकल, नेशनल तो हाँ कुछ नेशनल। तो अब इसको हटा करके हम इसी पांचवें वाले पे बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि देखिए क्या कहानी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन देखा क्या होता है, टाइप्स देखेंगे क्या होता है, आपको पूरा कहानी समझा दी कि हमें जरूरत क्यों है एक कॉन्स्टिट्यूशन का। भैया राजा वाला कहानी फिर से ना दोहरा जाए, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिसमें कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ये 5 पॉइंट आप एकदम रट करके अपने दिमाग में रखिएगा। पहली चीज, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन ऑफ एश्योरेंस, की भैया डाइवर्सिटी है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है, तो कोई का भेदभाव ना हो जाए, सबको इक्वल राइट किया जाए, सबके लिए नियम कानून सेम होंगे। दूसरा, डिसीजन मेकिंग पावर, की गवर्नमेंट के पास पावर मेकिंग का डिसीजन है तो वो भी कुछ अपने दायरे में ही रह करके करेगी, उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन लगा दिया जाता है, जहां पर इसकी बात हो रही है थर्ड में, है ना। फिर एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी, कि भैया समाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है, उस चीज को भी देख करके चलना है ना। उसके बाद फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से इसको नोट करिए, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो चलिए, अभी तक तो हमारा भैया बात हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसका फंक्शन हम लोग देख लिए, क्या क्या चीजें हैं, क्यों जरूरत है हमको इसकी, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, भैया काहे के लिए, है ना। ये सारी चीजों पे हम लोग बात कर लिया। जो पांचवा पॉइंट था फंडामेंटल आइडेंटिटी करके, वहां पर तीन चीजें आती हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, हम एक रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, वो मैं भी फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो करते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो हमारे अंदर ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करना, हम एक ही रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर और आपके अंदर, हमारे अंदर क्या बनती है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है कि हम भैया ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस को हम सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात, ये चीजें जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं भी, आप भी, सभी लोग, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एक मोरल आइडेंटिटी तो भी तो बन रहा है, मोरली भी तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं ना। देखिए, व्हाट शुड डू, व्हाट शुडंट बी डू, भैया कुछ करना है या क्या नहीं करना है, क्या गलत काम है, क्या सही है ना। कुछ है ना, कई रेगुलेशंस हैं कि भैया ये तुमको नहीं करना है, तो ये मुझे भी नहीं करना है और आपको भी नहीं करना है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भैया मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते, मैं किया हूं तो भला, आप किए तो बुरा, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए समान है ना। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजों को अगर हम देखते हैं, जो हम सीखते हैं, इसी चीज से शुरुआत ही हमारी कुछ इस तरीके से होती है कि भैया ये चीजें गलत है, ये सारे नियम कानून की वजह से, है ना। तो इससे हमारा एक मोरल आइडेंटिटी भी बन जाता है। दिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। हाँ भैया सही बात है, बिल्कुल सोसाइटी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, चूंकि हम सभी लोग इस रूल्स एंड रेगुलेशंस में हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं सारी चीजों को, तो हमारा जो है मोरल आइडेंटिटी भी इसे डिनोट करता है। अब अगला जो नेशनल आइडेंटिटी का केस है, वो अगर हम लोग बात करें तो नेशन की बात हो रही है, हमारा इंडिया अलग हो गया। अगर आप लोग को 9th-10th का कुछ बातें याद होगी तो ठीक है, अगर नहीं होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। वहां पर भी जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशंस वगैरह हुआ, वहां पर
पर यूरोप वाले में बहुत सारा हम लोग नेशनलिज्म वगैरह देखे, है ना, विदेशों में देखे, बहुत सारे कंट्रीज का देखे कि कैसा वहाँ पर सिचुएशन था। तो वो लोगों के अलग अलग स्पेसिफिक डिमांड्स हुआ करते थे। जैसे अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर किस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन था, गोरे और काला को लेकर के, है ना, इन लोगों को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। हमारे यहाँ कास्ट और रिलीजियंस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर हम लोग यूरोप की बात करें, फ्रांस की उस समय की बात करें तो कैसे स्टेट पे अमीरी गरीबी पे बात हुआ करता था। फर्स्ट स्टेट राजा लोग, क्लर्जी लोग हुआ करते थे, थर्ड स्टेट कॉमन पीपल हुआ करता था। तो इस प्रकार से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, वोटिंग राइट को लेकर के था। तो ऐसे तमाम तरीके की जगह हैं। तो कहते हैं ना कि भैया जहाँ जो दिक्कत है वहाँ वही तो दवाई होगी, है ना, जहां जो प्रॉब्लम है वहां उसका वैसा ही सॉल्यूशन होगा। तो हर एक नेशन के अपना अलग अलग थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जैसे गोरे और काले को लेकर के विवाद था, फ्रांस में कुछ और कहानी, इंडिया में कुछ और कहानी। तो यहाँ पर सब लोग अपने तरीके से अपने अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो एक तरीके से हमारे नेशनल आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि भैया हाँ, ये सारी चीज़ें जो है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग है और हमारे नेशन का, हमारा खुद का जो है वो हमारा एक नेशनल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक तो आपकी बात हो गई सारी चीज़ों के फंक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये सारी आइडेंटिटीज हमें किस चीज़ से मिल रही हैं भैया? कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो मिल रही है ना, और कहीं से तो है नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मतलब यार उसके बनाने वाले लोगों को एकदम हाथ जोड़ करके नमन है। इतनी दूर तक का सोच रख करके उन्होंने इतना सब कुछ किया कि आज तक हर एक चीज स्टेबल है। आजकल के समय में अगर आप देखें तो एक छोटे से छोटे बिल पास करने को भी लेकर के कितना विवाद हो जाता है ना, है कि भाई जाहिर सी बात है, रियलिटी है। कोई सा भी बिल पास करने में बहुत ज़्यादा हंगामा हो जा रहा है। जो एंटी पार्टी है, जो प्रेजेंट में पार्टी है ना, जो लीडिंग पार्टी है, वो सारे लोगों का आपस में विवाद चलता रहता है कि क्या सही क्या गलत। ठीक है, ये इस समय का सिचुएशन लगा। उस समय देखिए कितनी एक मतलब एक कलेक्टिवनेस रही होगी कि सब लोगों ने मिल करके कितना अच्छा डिसीजन लिया होगा ताकि हमारे जो चीज़ें हैं वो बन करके आए। वो सब हम देखेंगे जब हम बात करेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही कि मतलब दूर तक की सोच रख करके इतना परफेक्टली उन लोगों ने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे पूरा डिजाइन किया। वो सारी बात अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये सब कहां से निकल कर आता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल करके आता है कि भैया व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पकड़ लिए क्या होता है, एक किताब नियम और कानून की जिससे पूरा देश चलाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, इज इट इफेक्टिव? भैया क्या कामगर है ये? क्या सब लोग सुनेंगे इसकी? क्या इससे वाकई में फर्क पड़ेगा कि हम पहले राजा लोगों के समय का जैसा ना करके एक अपना इक्वलिटी वाली बात, फ्रीडम वाली बात ला सकेंगे? क्या हो सकता है ये? इस कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट का मतलब यहां पर जस्टिस की बात हो रही है, जस्टिफाई की बात हो रही है। क्या भैया ये सबके लिए मतलब जस्टिफाइबल होगा? क्या सबके लिए सही होगा? ऐसा तो नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया बैठ जाए या फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए बेकार साबित हो जाए। कहीं ये पार्शियलिटी वाली बात तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीजों की बात हम यहां पर करते हैं। तो इसको यहां पर एक प्रॉब्लम हमें दिखी कि क्या भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं होगा कि हम बना दें, क्या ये खरा उतर पाएगा कि नहीं? हमें प्रॉब्लम दिखा। तो इसका सॉल्यूशन ये 3 चीज बताते हैं। एक तरीके से इसका सॉल्यूशन ये 3 चीज बताते हैं कि नहीं भाई ये खरा उतरेगा। खरा क्या, बहुत सटीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या क्या? मोड्स ऑफ प्रोमलगेशन, सब्सटेंस प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। वर्ड्स आपको भले अभी समझ में आए चाहे नहीं आए, अभी हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे मन में उठा कि क्या ये इफेक्टिव है, क्या ये जस्टिफिकेबल है, क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो तो हम देख लिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या सही हैं? तो इसके लिए यहां पर 3 जवाब मिलकर के आया। ये देख भाई, अगर 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं तो मस्त है। 3 चीजें हैं तो मस्त है, लंबा चलने वाला है। वो 3 चीजों पे आओ हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। मोड्स ऑफ प्रोमलगेशन। यहां पर जो पहला मोड्स ऑफ प्रोमलगेशन वाली बात आ जाती है, सिंपल से इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि किसने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कैसे बना कि हम उस चीज को मान रहे हैं, उस चीज को सभी लोग मान रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और ये सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। पकड़ रहे हो बात ना? ये वाली चर्चा कर रहे हैं। तो भैया इंस्पायर्ड बाय नेशनल मूवमेंट। हम सब जानते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश का राज चल रहा था, काफी लोग निकल करके आए जो इसके खिलाफ लड़े, आजादी की पूरी लड़ाइयां लड़ी गई, कैसे कैसे कर करके पूरे साल कितने दंगे, कितने फसाद,
हुए, कितने लोग परेशान हुए, कितनी जानें गई, तब पर भी लोग खड़े रहे डट करके और हमारे देश को आजाद करवाए। जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो वही लोग थे जो कि ये पूरे लड़ाई में, ये पूरे मूवमेंट में डट करके खड़े थे। भैया जाहिर सी बात है उनके ऊपर सबका भरोसा है और सारे ग्रुप जितनी भी डाइवर्सिटी है उन लोगों की बातों को पालन करेंगे, उन लोगों की बातों का पालन करेंगी, मानेंगे। ये मैनेज कर सकते थे इनकी बात पूरी की पूरी डाइवर्स ग्रुप्स, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे कास्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग बात मानते थे, रेस्पेक्ट करते थे, है ना। तो ये वो लोग थे जो यहां पर आकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया, जिसकी लोग सुनते थे, जिनकी लोगों को भरोसा था। ये सारी चीजें डाइवर्स ग्रुप के द्वारा फॉलो करी जाती थी। डाइवर्स ग्रुप जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं वो सब उनकी बात माना करते थे, उनकी बात सुना करते थे। तो सिंपल सी बात है भैया कि अगर वो लोग आकर के ऐसा काम करते हैं, अगर कुछ नियम कानून बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है सभी लोग उनकी बात मानेंगे। अब दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है सबसिस्टेंस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भैया नहीं समझ में आया? आओ देखते हैं। क्या भैया प्रोविजंस जो होंगे इसमें जो नियम कानून कायदे होंगे वो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होंगे। ये नहीं कि भैया अमीर के लिए बढ़िया है, गरीबों के लिए बेकार। ये नहीं कि गरीबों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया और अमीरों का भैया घर लुटवा दे रहे हो, ऐसा नहीं। सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट सपोर्ट एनी स्पेसिफिक वन। हाँ भैया सही बात है यार, किसी पर्टिकुलर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल सा ये फंडा है कि भैया किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को, एक स्पेसिफिक लोगों को, ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं के फेवर में हो गया, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो, यानी कि टोटली इक्वालिटी की बात हो, फ्रीडम की बात हो कि भैया ये सबके लिए है। चाहे तुम वो हो, चाहे तुम ये हो, चाहे तुम अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे तुम किसी भी रिलीजन के, चाहे तुम कब किसी के कास्ट के हो, कुछ भी हो, सबके लिए इक्वल है, सबके लिए फ्रीडम, सारी चीजें इक्वल हैं। तो इसके लिए लोग इसके साथ जाना पसंद किया। ये दूसरा रीजन था। क्या भैया? मोड्स ऑफ प्रोमोलगेशन, सबसिस्टेंस प्रोविजंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इक्वालिटी, फ्रीडम के बारे में बात हो रही है और सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होने वाली बात हो रही है। अच्छा जी, अगला बात करते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की। चलो भैया यहां से हमको एक ही चीज समझ के आ रहा है, इंस्टीट्यूशन की कुछ बात हो रही है, कुछ तो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। अब इसका मतलब क्या है भैया? इसका ये मतलब है कि तुम बताओ पहले के समय जब राजा लोग रहते थे तो पावर्स क्या डिवाइडेड हुआ करती थी? पावर किसके पास होती थी? केवल और केवल राजा के पास, उसका बेटा हो गया बेटे के पास, फिर उसका बेटा हुआ बेटे के पास। यानी कि जो पावर है वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास रहती थी, एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास रहती थी, जो कि भैया अब अपने पास शक्ति आ जाएगी तो लोगों के सुपरमैन बनने, है ना, हकीकत बात है। तो ये लोग भी सुपरमैन बन के अपने आप को काबिल समझ रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। तो फिर वैसा ना हो जाए, फिर इतिहास ना दोहरा जाए, इसके लिए पावर्स को डिवाइड करना जरूरी था। जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारी चीजें हम लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेजिस्लेटिव के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, है ना। तो इस सब से क्या हो रहा है भैया? पावर्स जो है डिवाइडेड है। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं कि ये तो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग जो बात किए थे कि इस पे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्या भैया ये चीज सही होगी, क्या ये इफेक्टिव होगी, क्यों नहीं होगी भैया? एक तो ये उन लोगों ने बनाया है जिसके ऊपर सबका भरोसा था, उन लोगों ने पूरे नेशनल मूवमेंट में लड़ाई लड़ी थी फ्रीडम के लिए, तो जाहिर सी बात है सब भरोसा करेगा, जितनी डाइवर्सिटी है सब लोग उनकी बात मानेंगे। दूसरा इसलिए मानेंगे क्योंकि सबके लिए ये इक्वल है, सारे लोगों के लिए ये इक्वली है, किसी के लिए, किसी पर्टिकुलर के लिए सपोर्ट नहीं करता है। तीसरी बात कि भैया यहाँ पर पावर एक बंदे के पास नहीं है, पावर्स डिवाइडेड है। जैसे कि लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, अगर हम गवर्नमेंट के टायर्स में बात करें तो गवर्नमेंट के टायर्स में भी जो है जिला लेवल से, पंचायती लेवल से लेकर के ऊपर तक पूरा पावर्स डिवाइड करे गए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो है सबसे पहला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। नोट्स हमारा ब्रह्मास्त्र आपको तो पता ही है। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट कर लिया करिए। कमेंट में हम हमेशा यार सबका रिप्लाई देते हैं, ठीक है। कमेंट में पूछ लिया करिए, वहां पर हम जो है एकदम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया करेंगे। जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन को व्हाट्सअप बना के पूछिएगा, व्हाट्सअप की तरह हम लोग चैटिंग करेंगे वहां पर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा दम लगा करके मेहनत करनी है, हमें भी और आपको भी। हमें एक दूसरे का साथ दे करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।